हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएसएन विद रजत कौशिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम सामान्य ज्ञान से संबंधित जो जानकारियां महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपके सामने लेकर आते हैं। और इन जानकारियों को लाने का जो हमारा मकसद होता है वो सिर्फ इतना होता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और साथ ही हमें प्रोत्साहन के तौर पर अपने ज्ञान में वृद्धि करने का एक मौका मिले, ताकि हम इस तरह की अनन्य जानकारियां को पढ़कर आपके सामने ला सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस चैनल से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो समय से पहुंचाई जा सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो का जो आज टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान की अनुसूचियां रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के अंतर्गत हमारी 12 अनुसूचियां आती हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और यह संविधान संशोधन होकर 12 अनुसूचियों में परिणित हुआ। तो इसी क्रम में क्या क्या इसके अंतर्गत कार्रवाइयां हैं, क्या क्या विषय हैं, उन पर एक गहन चर्चा करेंगे। और साथ ही ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपके रोजगार परक जो नौकरियां हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत जो नौकरियां प्राप्त होती हैं, उनमें भी इन जानकारियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आगे निरंतर। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जैसा कि आपको पता है भाई, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो ये मैंने एक क्लॉकवाइज इसे बनाया हुआ है, ताकि समझ अगर जो आप 1 से 12 तक अनुसूचियों का अनुसरण करें तो उसमें थोड़ी बहुत जानकारियां हम भूल जाते हैं। तो ये मेरे दिमाग में आई कि मैं कुछ अलग तरीके से इसे बनाऊं, इसलिए मैंने इसे क्लॉकवाइज, एक एनालॉग वॉच जो होती है उसके हिसाब से मैंने इसका डायग्राम बनाया है। और ये 12 खंडों में इस डायग्राम को बांट दिया है। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो है वो घटक राज्य है आपके, दूसरे पे विभिन्न पदाधिकारियों से, और ये जो तीसरे नंबर पे विभिन्न पदाधिकारियों जो है 1 2 3 4, ये अनुसूचियों का क्रम है। ठीक है, तो इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो हेल्प रहने वाली है। और आपको ये मेरा अनुमान है और मेरा विश्वास है कि आपको ये जानकारी जब आप इसे सुनोगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ जाएगी और आप ये अपने बिल्कुल एक क्या देते हैं ना, दिमाग में सेट हो जाएगी कि अगर जो घड़ी देख के भी आप पता करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी अनुसूची कहाँ पे स्टैंड करती है। ठीक है, तो चलते हैं 1 बजे। ठीक है, हम 1 बजे का लेके चलेंगे। तो 1 o'clock पे क्या है, घटक राज्य। घटक राज्य के अंतर्गत हमारे जितने भी राज्य हैं, आपसे एक क्वेश्चन होगा हर मतलब बात के पीछे, तो आप कमेंट में हमें आकर बताएं किस क्वेश्चन का क्या उत्तर है। तो पहली जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है, जो प्रथम अनुसूची, उसमें भारत संघ और उनके घटक राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय संघ और उसके घटक राज्यों का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप निसंदेह बताएं कि भारत संघ और उसके घटक राज्यों से संबंधित है प्रथम अनुसूची। और आप हमें ये बताएं कि हमारे भारत में वर्तमान में कितने घटक राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, तो आप ये हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीय अनुसूची 2 बजे। ठीक है, 1 बजे हो गया आपका घटक राज्य, 2 बजे यानी कि द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची आती है विभिन्न पदाधिकारियों से संबंधित। विभिन्न पदाधिकारियों से संबंधित का मतलब मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति से लेके आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, मंत्री, जितने भी आते हैं वो विभिन्न पदाधिकारियों के अंतर्गत उनका स्थान निर्धारित किया गया है। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, भारत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि 2 बजे आपके पदाधिकारियों का मिलना होगा। आप इस तरह की भी याद रख सकते हो। 3 बजे क्या होगा, यानी कि 3 बजे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या होगा, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ होगी, जिनका मैंने यहां जिक्र करा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, आपका अटॉर्नी जनरल, और क्या नाम आपके लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष,
उपसभापति और आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी है सॉरी, जितने भी पदाधिकारी हैं वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत स्टैंड करेंगे, यानी कि उनकी शपथ होगी। यहाँ दूसरे नंबर पे जो था ये इनका मतलब कि इनका क्रम निर्धारित किया गया था, और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत इनकी शपथ का जिक्र किया गया है, यानी कि पद ग्रहण करने से पूर्व जो उनकी शपथ होगी उसका वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। ठीक है, अब 4 बजे यानी कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चतुर्थ अनुसूची संबंधित है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। आपने देखा होगा कि भारत में फिलहाल में 28 घटक राज्य हैं, और उसमें 28 घटक राज्यों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है उनकी संख्या के अनुपात में होता है। ठीक है, एक वेटेज होता है उस चीज का, और वो उसका निर्धारण जो करती है वो चौथी अनुसूची करती है, यानी कि चतुर्थ अनुसूची राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है उसका निर्धारण होगा, यानी कि उसकी जो कार्रवाई होगी उसका जो निर्धारण किया जाएगा वो चौथी अनुसूची में किया जाएगा। ठीक है, 4 बजे चौथी अनुसूची। 5 बजे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? भारत के अंतर्गत जितने भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे और अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत जितने भी जनजाति क्षेत्र होंगे उनके प्रशासन और वहां पर नियंत्रण का जो अधिकार होगा उसका नियंत्रण का जो कार्रवाई होगी और उसका जितना भी क्रियान्वयन होगा वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत होगा। तो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन में नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, अब 6 बजे छठी अनुसूची। तो षष्ठम अनुसूची में क्या है? इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों के जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र होंगे, यानी कि जनजातीय क्षेत्र होंगे इन राज्यों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहां के प्रशासन और नियंत्रण का कार्यवाही का जो एक क्रियान्वयन क्रियाविधि होगी वो छठी अनुसूची में दी हुई है। तो छठी अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में कि छठी अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप कहें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, या फिर पूछ लेगा वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो आप कहें छठी अनुसूची है। वनडे एग्जाम में काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं इस तरीके की वीडियो से। 7वीं जो अनुसूची है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 मुख्य सूचियों का निर्धारण किया गया है, और 3 मुख्य सूचियां कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, उसके बारे में हम एक अलग से बात चर्चा करेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत जो पहले विषय थे वे 97 विषय थे। ठीक है, वर्तमान में उन विषयों की संख्या 100 है। संघ सूची के अंतर्गत क्या होता है? संघ सूची के अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का अधिकार होता है उस पर, और केंद्र सरकार उस पर कानून बनाया गया उसे संपूर्ण देश में लागू करती है। ठीक है, और राज्य में भी प्रभावी होते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या विषय हैं मोटे तौर पर बता दो। देश की प्रतिरक्षा होगी आपकी, और जितने भी वैज्ञानिक कार्य होंगे, विदेशी मामले होंगे, और आपका बैंकिंग से रिलेटेड होगी, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे वो आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब यह 61 रह गए हैं। इसमें क्या होता है? इसमें राज्य कानून बनाता है, पर इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है राष्ट्र हित में होते हुए। ठीक है, यानी कि अगर जो केंद्र इस पर कानून बनाता है तो राज्य का जो कानून है वो प्रभावी नहीं होगा अगर जो राष्ट्र हित में केंद्र ने कानून बना दिया। राज्य सूची का ये विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय हैं और अब वर्तमान में इसमें 61 विषय रह गए हैं 66 की जगह। ठीक है, इसमें आपको बता दो इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आपकी कानून व्यवस्था आ जाएगी, पुलिस आ जाएगा, और स्वास्थ्य आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगी। ये सब राज्य के विषय है। ये राज्य सूची के अंतर्गत होगा। समवर्ती सूची में क्या होगा? समवर्ती सूची में एक होता है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, परंतु अगर जो इसमें
केंद्र ने कानून बनाया, केंद्र ने अपना एक सेपरेट कानून बना दिया और राज्यसभा ने करना, तो राज्यसभा का वो सॉरी राज्यसभा कह रहा, केंद्र ने अपना एक सेपरेट कानून बना दिया, तो राज्य का जो कानून है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा राष्ट्रहित में। यानी कि कुछ कुछ आपका जो राज्य सूची के साथ है कि राज्य सूची में राष्ट्रहित के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगर जो वही चीज यहाँ हो गई समवर्ती सूची में, तो उसमें भी ऐसा ही मामला हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले 47 विषय थे, अब इसके अंतर्गत 52 विषय है। तो एक मोटी मोटी जानकारी थी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की। इसमें से काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं भाई। क्वेश्चन क्या इसमें बेसिकली यही पूछा जाता है कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं वर्तमान में, तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, और इनके अंतर्गत जितने भी आपके विषय हैं वो पूछ लेगा कौन सा विषय किस सूची से संबंधित है। तो ये थी आपकी 7वीं अनुसूची। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। 8वीं अनुसूची जो है आपकी वो भाषाओं से संबंधित है। भाषाएं जो मूल संविधान में, जब मूल संविधान का निर्माण हुआ तो 14 भाषाओं का एक क्रम रखा गया। 14 भाषाएं इसमें निहित थी, परंतु जैसे जैसे संविधान संशोधन हुए तो इसमें भाषाओं को ऐड किया गया। अब वर्तमान में जो भाषाएं उनकी संख्या आपकी 22 है। ठीक है, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ये कौन सी अनुसूची में है? या 8वीं अनुसूची में है। 14 भाषाएं थी और जो आपकी 8 भाषाएं जो हैं वो जोड़ी आपकी 1967 में आपकी जोड़ी सिंधी। उसके बाद 1992 में जुड़ी आपकी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। और उसके बाद 2003 में जुड़ी आपकी संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली। ठीक है, ये भाषाएं 4 और 3 7 और 1 8 8 भाषाएं जुड़ी। और ये थी आपकी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषाएं थी वो आपकी 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में 14 मूल संविधान में थी, 8 जो थी वो अब बाद में ऐड की गई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। यानी कि 9 बजे क्या हुआ था घड़ी की सुई, घड़ी में 9 बजे, यानी कि 9वीं अनुसूची में क्या रहा? राज्य द्वारा संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया। ठीक है, अधिग्रहण से संबंधित कार्रवाइयों का इसमें प्रावधान है 9वीं अनुसूची में। अब इसमें बता दूं, इसमें जब ये अधिग्रहण के मामले हुए तो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ 11 जनवरी 2007 के आसपास। हाँ, 11 जनवरी 2007 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य संपत्तियों का अधिग्रहण तो करेगा, यानी कि भूमि अधिग्रहण तो करेगा, परंतु उससे पहले क्या था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती थी। पर 11 जनवरी 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई का अधिकार दिया लोगों को। और उसमें एक पॉइंट जोड़ दिया कि अगर जो इस कानून के अंतर्गत किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आकर उस पर सुनवाई की जा सकती है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, तो यह इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें 284 एक्ट हैं 9वीं अनुसूची में। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आ सकता है कि 9वीं अनुसूची में कितने एक्ट हैं, तो आप निसंदेह गए 284 एक्ट इसमें प्रभावी है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के कानूनों के प्रावधानों को निहित करती है अपने अंतर्गत। यानी कि 10 बजे 10वीं अनुसूची दल बदल के प्रावधानों को करती है। और जो ये अनुसूची जो जोड़ी गई थी 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 1985 में जोड़ी गई थी। इसका संविधान संशोधन मेरे याद नहीं आ रहा कुछ, पर यह 1985 में जोड़ी गई थी, इतना मेरे याद है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अंतर्गत कब जोड़ी गई और संविधान संशोधन कौन सा था। आपके लिए एक सवाल। ठीक है, उसके बाद 11 बजे 11वीं अनुसूची में क्या हुआ?
11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को स्थान दिया गया। यानी कि 1993 में क्या हुआ था, एक 1993 में, हाँ, 73वां संविधान संशोधन 1993, जी हाँ मेरे याद आया, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को भारत में लाया गया। यानी कि अब भारत के अंतर्गत ग्राम की जो एक ग्राम का जो शासन था उसे सुशासन के अंतर्गत एक अलग स्थान दिया गया। और इसमें कितने विषय रखे गए, इस अनुसूची में रखे गए आपके 29 विषय, ठीक है। यानी कि ये अपने विषय पर कानून बना के अपना एक मतलब कि सुशासन चला सकते हैं, क्या नाम, ग्राम सभाएं। तो यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी अनुसूची संबंधित है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन से आया था, 73वां संविधान संशोधन, कौन से सन में, 1993 में, सॉरी, ठीक है। उसके बाद 12 बजे घड़ी की सुई का आखिरी पड़ाव, घड़ी का आखिरी पड़ाव 12 बजे। 12वीं अनुसूची में क्या हुआ, 12वीं अनुसूची में जब यहाँ पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू की तो शहरों के अंतर्गत भी मांग उठी कि यहाँ पे भी स्वशासन लागू किया जाए। तो उसी वर्ष सन 1993 में ही एक 74वां संविधान संशोधन अलग से हुआ, ठीक है। उसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुछ विषय आवंटित किए गए। और यह विषय थे 18 विषय, 18 या 19, सॉरी, एक 18 या 19, 18 विषय, सॉरी, 18 विषय इसमें जोड़े गए। 18 है या 19 है मेरे ध्यान नहीं आ रहा, पर है इतने ही, 18 विषय 12वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए इस शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को। यानी कि आप अपने जिलों में देखते हैं नगर पालिका है, नगर परिषदें हैं, वो इसके अंतर्गत ही कार्य करती है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो मैंने आपको ये जानकारी दी कि आप 1 से लेकर 12वीं अनुसूची तक घड़ी की दिशा और घड़ी के साथ अच्छे से याद कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसे आसानी से समझकर और पढ़कर एक अच्छे अंक ला सकें। अगर जो आपके सामने अनुसूची से संबंधित कोई भी क्वेश्चन निकल के आता है, भाई 1 बजे घटक राज्य, 2 बजे विभिन्न पदाधिकारी, 3 बजे उनकी शपथ पदाधिकारियों की, 4 बजे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, 5 बजे SC ST क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण, 6 बजे असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 7 बजे 3 मुख्य सूची थी, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 8 बजे भाषाएं थी, 9 बजे राज्यों का संपत्ति का अधिग्रहण था, 10 बजे दल बदल के प्रावधान थे, 11 बजे पंचायती राज व्यवस्था थी और 12 बजे आपके शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन इकाइयां थी। तो यह एक मोटी जानकारी थी जो मैंने आपको एक सुव्यवस्थित और सरल माध्यम से आपके सामने रखी। और आई होप, मेरा मानना है कि आपको मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी बहुत ही सरल भाषा में समझ आई होगी। और आशा करता हूं आप हमें अपना आशीर्वाद स्वरूप प्रोत्साहन देंगे हमारी वीडियो को शेयर करके, ताकि हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हो और हमें हमारा जो मनोबल है उसमें भी बढ़ोतरी हो। इस प्रकार की अनन्य वीडियो हम इसी प्रकार आपके सामने लाते रहे इसी क्रम में। इसी के साथ देते हैं आपसे विदा और मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।